the man that ruined your life, would you kill him? I'm a temporal agent. I come from, but where do all you zombies come from? What if I could put him in front of you? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए टाइम ट्रेवल पे बनी एक ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जिसे देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। वहीं ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि अगर उनके पास एक टाइम मशीन होती तो वो अपना फ्यूचर और पास्ट को बदल सकते हैं, पर ये वीडियो देखने के बाद उन सभी की सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो बैक टू द फ्यूचर ट्रिलॉजी की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसके एक हाथ में सूटकेस, वहीं दूसरे हाथ में कोई अजीब बॉक्स जैसी चीज होती है जिससे लेकर के वो वहाँ के बेसमेंट के अंदर आता है। अब वहाँ पे किसी ने बॉम्ब लगाया था, जिस बॉम्ब को वो अनजान इंसान डिफ्यूज करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे वहाँ पे कोई हलचल सुनाई देती है जिससे उसे पता चल जाता है कि जिस इंसान ने यहाँ बॉम्ब लगाया है वो यहीं मौजूद है, जिस वजह से वो उसे ढूंढने लगता है। पर इसी दौरान बॉम्ब का टाइमर खत्म होने लगता है और अब वो अनजान इंसान उस बॉम्ब को अपने सूटकेस में रखने की कोशिश करता है, पर तब तक टाइमर पूरा हो जाता है और एक जोरदार धमाका होता है। और इस धमाके में उस अनजान इंसान का चेहरा बुरी तरह से जल जाता है और अब अनजान कारण से वो अपनी जान बचाने के बजाय उसी मिस्टीरियस बॉक्स की तरफ बढ़ रहा होता है। अभी हम देखते हैं कि कोई तीसरा इंसान उस बॉक्स की तरफ आता है और वो इंसान उस जले हुए आदमी को वो बॉक्स दे देता है, जिसके तुरंत बाद वो आदमी उस बॉक्स पर साल 1992 टाइप करके एक बटन दबाता है, जिसके बाद वो साल 1992 में आ जाता है। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि ये आदमी एक टाइम ट्रैवलर है और वो बॉक्स कुछ और नहीं बल्कि एक टाइम मशीन है, इसका इस्तेमाल करके ये आदमी पास्ट में गया था ताकि वो उस बॉम्ब रखने वाले आदमी को रोक सके, पर वो कामयाब नहीं होता है। और अब उस जले हुए चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करके उसका चेहरा ठीक कर दिया जाता है, जिसके बाद उसे एक नया चेहरा मिलता है, जिसके बाद उसे फिर से उसकी टाइम मशीन दी जाती है, जिसके बाद वो आदमी उस बॉम्ब रखने वाले इंसान को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। और उस बॉम्ब रखने वाले इंसान का नाम फिजल बॉम्बर होता है। और अब वो आदमी अपनी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके साल 1970 में आता है फिजल बॉम्बर को रोकने के लिए, और यहाँ पर वो एक बारकीपर बन जाता है ताकि सही समय आने पर वो फिजल बॉम्बर को रोक सके। अब यहाँ पर ये आदमी एक बारकीपर होता है, इसीलिए हम इसे बारकीपर बुलाएंगे। अब इसी दौरान बारकीपर को वहाँ पे काम करते हुए काफ़ी समय बीत जाता है और एक दिन उसके बार में कोई अनजान इंसान आता है जिसका नाम जॉन होता है और इसने एक किताब लिखी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर होती है। अब बार में आने के बाद जॉन बारकीपर से बात करने लगता है और बातों ही बातों में बारकीपर जॉन की उस किताब के बारे में जिक्र करता है और वो बताता है कि मैंने वो किताब पढ़ी है जो कि मुझे बहुत पसंद आई। जिसके बाद बारकीपर जॉन से पूछता है कि आखिर तुम इस तरह की किताब लिखने के लिए कैसे इंस्पायर हुए। जिसके बाद जॉन बारकीपर से बताता है कि अगर मैं अपने बारे में बताऊंगा तो तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर बारकीपर कहता है कि तुम एक बार बता के देखो। जिसके बाद अब जॉन बारकीपर को अपनी कहानी बताने लगता है। अब यहाँ से हमें जॉन की कहानी दिखाई जाती है। अब जॉन बारकीपर से बताता है कि मैं जन्म के वक्त कोई लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की था। अब जॉन बताता है कि मुझे किसी रहस्यमयी आदमी ने एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उस बच्ची की परवरिश उसी अनाथ आश्रम में हुई। अब जब वो बच्ची बड़ी हुई तो उसका नाम जेन रखा गया। अब जेन के बड़े होते दौरान हमें दिखाया जाता है कि जेन बाकी लड़कियों से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है और उसका दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज होता है, इसीलिए वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी होती है। यही कारण था कि जब जेन बड़ी होती है तब वो स्पेस कॉर्प नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ती है, क्योंकि उसका सपना स्पेस में जाने का होता है। अब क्योंकि जेन बाकी लड़कियों से पढ़ाई में अच्छी और फिजिकल में अच्छी होती है, इसीलिए उसका आसानी से स्पेस कॉर्प में सिलेक्शन हो जाएगा, और ऐसा होता भी है। और अब जेन स्पेस कॉर्प में सिलेक्ट हो जाती है और इसी दौरान उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है, जहाँ पे अब उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है। जिसके बाद वहाँ का डॉक्टर अपने सीनियर को वो रिपोर्ट सबमिट करता है। अब वहाँ का डॉक्टर जेन की रिपोर्ट को मिस्टर रॉबर्टसन, जो कि वहाँ के सीनियर होते हैं, उन्हें सबमिट करता है, जहाँ पे मिस्टर रॉबर्टसन पाते हैं कि जेन की रिपोर्ट एबनॉर्मल होती है। अब इसके लिए उसे डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा, पर इसके बारे में जेन को कुछ भी खबर नहीं होती है। और अब अगले ही दिन जेन की किसी से लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से मिस्टर रॉबर्टसन को मौका मिल जाता है जेन को वहाँ से बाहर निकालने का। और अब मौका पा करके मिस्टर रॉबर्टसन उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। और अब जेन बाहर निकाले जाने के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, पर अपने हालात से मजबूर होकर के वो एक घर में सर्वेंट की नौकरी कर लेती है।
और घर में सर्वेंट की नौकरी के साथ साथ वो नाइट स्कूल भी ज्वाइन करती है जहाँ पे वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती है। अब इसी दौरान उस नाइट स्कूल में एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिससे कि वो अनजाने में टकरा जाती है। और जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से रोज़ मिलने लगते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट समय में आती है जहाँ पे जॉन बारकीपर से अपनी कहानी शेयर कर रहा था, जहाँ पे अब जॉन बारकीपर से बताता है कि वो अनजान इंसान जिससे मुझे प्यार हुआ था वो एक दिन मुझे ये कह कर के गया कि एक दिन वो ज़रूर वापस आएगा, पर वो कभी लौट कर नहीं आया, जिस वजह से मैं हमेशा के लिए टूट गई। वहीं जेन का उस अनजान इंसान के साथ रिलेशनशिप होता है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में एक बच्ची को जन्म देती है, पर उसकी बदकिस्मती उस बच्ची को कोई अनजान आदमी हॉस्पिटल से चुरा लेता है, जिसके बाद जेन बुरी तरह से डिप्रेशन में चली जाती है। और अब जब जेन पूरी तरह से ठीक हुई तब हॉस्पिटल का डॉक्टर वहां आकर के उसे बहुत ही अजीब बात बताता है। डॉक्टर जेन से रिवील करता है कि तुम्हारे अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन मौजूद हैं, पर तुम्हारे मेल ऑर्गन्स एक्टिवेट नहीं थे। वहीं जब तुमने बच्ची को जन्म दिया तब तुम्हारे गर्भाशय में कुछ गड़बड़ी हुई, इसीलिए हमें तुम्हारा गर्भाशय निकालना पड़ा और अब तुम्हारे मेल ऑर्गन्स एक्टिवेट हो चुके हैं। और यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि स्पेस कॉर्प के हेड मिस्टर रॉबर्टसन ने जेन को डिस्क्वालीफाई क्यों किया। और अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जेन अपने बाल कटवा देती है, साथ ही लड़कों के कपड़े पहनने लगती है और अपना नाम जेन से बदल करके जॉन कर लेती है। अब यहाँ पे हम जान पाते हैं कि जेन एक लड़की से लड़का कैसे बना, जिसके बाद कहानी अपने प्रेजेंट समय में आती है जहाँ पे जॉन बारकीपर से बताता है कि उस अनजान इंसान ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसीलिए मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। और अब ये सुनने के बाद बारकीपर जॉन की हेल्प करने के लिए बोलता है। बारकीपर जॉन से कहता है कि मैं तुम्हारी बदला लेने में हेल्प करूँगा, जिसके बाद वो टाइम मशीन का इस्तेमाल करके जॉन को फिर से पास्ट में ले जाता है ताकि वो उस अनजान इंसान से अपना बदला ले सके। और अब पास्ट में पहुंच करके बारकीपर जॉन को कुछ कपड़े देता है और साथ ही एक गन भी देता है, जिसे लेकर के जॉन तुरंत ही नाइट स्कूल पहुंचता है। और तभी वहां पे जेन गलती से जॉन से टकरा जाती है और जेन के टकरा जाने के कारण उन दोनों के बीच में वही बातें होती हैं जो कि जॉन ने बारकीपर को बताई थी। और अब हम यहाँ पे समझ पाते हैं कि वो अनजान इंसान कोई और नहीं बल्कि जॉन खुद था। वहीं जब जॉन जेन से टकराता है तो वो गलती से जब जेन की तरफ देखता है तब वो उसकी खूबसूरती से आकर्षित हो जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है। वहीं इससे पहले जेन की तारीफ किसी ने नहीं की थी, जिसकी वजह से जेन भी जॉन की तरफ आकर्षित होने लगती है और उन दोनों को प्यार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बारकीपर को देखते हैं जो दूर खड़ा होकर के ये सब कुछ देख रहा था, जिसके बाद वो फिर से एक बार टाइम ट्रेवल करके यानी कि 1970 में फिजल बॉम्बर को रोकने के लिए आ जाता है और वो बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के लिए उसी बेसमेंट में पहुंचता है। पर वो इस बार थोड़ा जल्दी आ गया था, जिस वजह से वो फिजल बॉम्बर को बॉम्ब लगाते हुए देखता है। पर तभी फिजल बॉम्बर की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है और बारकीप और फिजल बॉम्बर में जोरदार लड़ाई होती है, जिसमें फिजल बॉम्बर बारकीप को घायल कर देता है। और जब बारकीपर को होश आता है तब उसे गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो बॉम्ब की तरफ भागता है। और जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि फिजल बॉम्बर का किसी और के साथ लड़ाई हुआ है और उसका चेहरा जल रहा है। और ये वही सीन था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिस पर वो जला हुआ इंसान अपनी टाइम मशीन की तरफ बढ़ रहा होता है। और तभी बारकीपर आगे आता है और उसकी टाइम मशीन उसे दे देता है। और अब हम यहाँ पे समझ पाते हैं कि जब टाइम ट्रैवलर का चेहरा जल गया तब उसे टाइम मशीन किसी और ने नहीं बल्कि बारकीपर ने दी थी। और अब बारकीपर टाइम ट्रैवल करके उस समय में पहुँचता है जब जेन ने हॉस्पिटल में बच्ची को जन्म दिया था। और हॉस्पिटल में उसे मिस्टर रॉबर्टसन मिलते हैं जिनके पास भी एक टाइम मशीन होती है और वो कोई और नहीं बल्कि बारकीपर के भी हेड होते हैं, जो अब बारकीपर को बताते हैं कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तुम होनी को नहीं टाल सकते। और अब ये सुनने के बाद बारकीपर जेन की बच्ची को हॉस्पिटल से चुरा लेता है और टाइम ट्रेवल करके उसे 1945 में ले आता है और उस बच्ची को एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ देता है। और अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जेन की बच्ची को जिसने चुराया वो कोई और नहीं बल्कि बारकीपर था। और अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रिवील होती है, क्योंकि ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि जेन खुद होती है। अब यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि जेन और जॉन और ये बच्ची तीनों एक ही इंसान हैं, जहाँ पे जेन की मुलाकात जॉन से हुई। वहीं जब उन दोनों में रिलेशनशिप हुआ तब उससे एक बच्ची पैदा हुई जो कि जेन खुद होती है। अब आई होप आप ये वीडियो देख करके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे।
और ये वीडियो ख़त्म होने तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अब बारकीपर उस बच्ची को 1945 में छोड़ करके वापस टाइम ट्रैवल करके जॉन के पास आता है, जहाँ पे अब हम देखते हैं कि जेन और जॉन एक पार्क में बैठे होते हैं। तभी बारकीपर जॉन को इशारा करके बुलाता है और यही वो समय था जब जॉन जेन को छोड़ करके चला जाता है। अब हमें यहाँ पे सारी कहानी समझ में आती है, जहाँ पे अब वो सारे इवेंट उसी क्रम में होते हैं जैसा कि वो पहले हुए थे। जिसके बाद जॉन जेन से इजाज़त लेता है और वो बोलता है कि वो एक दिन ज़रूर लौट करके आएगा। जिसके बाद वो बारकीपर के पास पहुँचता है और अब बारकीपर जॉन को वापस चलने के लिए बोलता है। जिसके बाद अब जॉन बारकीपर से बोलता है कि तुम्हें सब कुछ मालूम था, इसीलिए तुमने मुझे जानबूझ करके टाइम ट्रेवल करवाया ताकि जॉन जेन से मिल सके और वो सारी घटनाएं हो सके जो कि पहले हुई हैं। और अब बारकीपर जॉन को शांत रहने के लिए बोलता है और वो उसे बताता है कि तुम जानते हो कि अब आगे क्या होगा, यानी कि अब जॉन जेन से कभी नहीं मिल पाएगा। जिसके बाद वो बारकीपर की बात मान जाता है और अब बारकीपर जॉन को लेकर के 1985 में आता है और अब बारकीपर जॉन को लेकर के उसी संस्था में पहुंचता है जिसके लिए बारकीपर टाइम ट्रेवल का काम करता है। और अब वहां पहुंच करके जॉन को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि बार बार टाइम ट्रेवल करने से उसके दिमाग पे गहरा असर पड़ा था, इसीलिए उसका दिमाग ये सहन नहीं कर पाया। वहीं बारकीपर को टाइम ट्रेवल की अब आदत हो चुकी है, इसीलिए उसे कुछ नहीं हुआ। और अब बारकीपर जॉन को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। जिसके बाद वो मिस्टर रॉबर्टसन से मिलता है, जहां पर अब बारकीपर मिस्टर रॉबर्टसन से माफ़ी मांगता है कि वो फिजल बॉम्बर को नहीं रोक पाया, क्योंकि वो अब भी जिंदा होता है। और अब ये सुनने के बाद मिस्टर रॉबर्टसन बारकीपर को नौकरी से रिटायर कर देते हैं और उसे इजाज़त देते हैं कि तुम साल 1975 में चले जाओ और वहां जा कर के अपनी टाइम मशीन को तुम डिकमीशन मोड पे डाल दो, जिसके बाद तुम आसानी से अपनी ज़िंदगी वहां पे गुजार सकते हो। और अब बारकीपर अपनी टाइम मशीन को लेकर के 1975 में आ जाता है और वहां पर आकर के वो अपनी टाइम मशीन को डिकमीशन मोड पे डाल देता है। पर उसकी टाइम मशीन में कोई एरर आ जाने के कारण उसकी टाइम मशीन डिकमीशन मोड पे नहीं जाती है, यानी कि अभी अगर बारकीपर चाहे तो भी टाइम ट्रेवल कर सकता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगले ही सीन में हम 1985 का समय देखते हैं, जहाँ पे अब जॉन उस संस्था के लिए टाइम ट्रेवल के लिए जुड़ जाता है। जिसके बाद वो फिजल बॉम्बर को मारने के मिशन पे निकल जाता है। अब यहाँ पे हमें सबसे बड़ी मिस्ट्री रिवील होती है, क्योंकि अब जब जॉन टाइम ट्रेवल करके पास्ट में फिजल बॉम्बर को रोकेगा तब उसका चेहरा जल जाएगा। जिसके बाद उसकी प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद उसे नया चेहरा मिलेगा, जो कि कोई और नहीं बल्कि बारकीपर है, क्योंकि यहाँ पर बारकीपर भी कोई और नहीं बल्कि जॉन खुद है। और यही कारण था कि बारकीपर ने जॉन की कहानी को इतनी आसानी से मान लिया, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों के बारे में पहले से पता है। और यहाँ पर हम एक बार फिर से सारी कहानी को समझ पाते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि बारकीपर, जॉन, जेन और वो छोटी बच्ची सब एक ही इंसान है। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगले ही सीन में हम साल 1975 में बारकीपर को देखते हैं, जो कि एक एनवलप खोलता है जिसे कि वो साल 1985 से लेकर आया था। अब उस एनवलप को खोलने के बाद वो देखता है कि उस संस्था के लोगों ने फिजल बॉम्बर के बारे में सारी बातें उसमें लिखी होती हैं और एक एक क्लू वहाँ पे होता है। और इसी दौरान बारकीपर की नज़र एक फ़ोटो में पड़ती है, जिसमें कि किसी लॉन्ड्री हाउस का फ़ोटो था, जिसे देखने के बाद बारकीपर को सब समझ में आ जाता है। इसीलिए तुरंत ही वो उस लॉन्ड्री हाउस में पहुँचता है और वहाँ पहुँचने के बाद बारकीपर को फिजल बॉम्बर मिल जाता है, जिसे देखने के बाद उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि यहाँ पे फिजल बॉम्बर कोई और नहीं बल्कि बारकीपर खुद होता है, जो कि बारकीपर का ओल्डर वर्जन होता है। और अब हम ओल्ड बारकीपर यानी फिजल बॉम्बर की बातों से समझ पाते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए वो लगातार बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है। और अब फिजल बॉम्बर बारकीपर को बातों में उलझाने लगता है, पर बारकीपर उसकी बातों में आने के बजाय उसे वहीं पे गोलियों से शूट कर देता है, जिसकी वजह से फिजल बॉम्बर यहीं पे मर जाता है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। और अब दोस्तों बात करें इस मूवी की, तो ये मूवी काफ़ी कंफ्यूजिंग भरी है और मैं कोशिश करूँगा आपको इसे एक्सप्लेन करने की। अब दोस्तों जैसा कि आपने मूवी में देखा, बारकीपर, जॉन, जेन, वो बच्ची और ये फिजल बॉम्बर सब एक ही इंसान होते हैं। अब यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक टाइम लूप में फंसे होते हैं। वहीं ये पूरी मूवी प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स पे बेस्ड है, जहाँ पे हम किसी चीज़ का ओरिजिन पता नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये मान करके चले कि जॉन की जेन से मुलाकात हुई और वो बच्ची पैदा हुई, जो कि जेन खुद होती है, जिसे बारकीपर ने चुरा करके साल 1945 में छोड़ दिया। और अगर मैं अब आपसे सवाल करूं
कि आप मुझे बताएं कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई, उस बच्ची से जो बड़ी होकर के जेन से जॉन बनी, या उस समय से जब जॉन की जेन से मुलाकात हुई और उन दोनों में रिलेशनशिप हुआ, जिसका जवाब दे पाना एकदम नामुमकिन सा है। और अब ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपने पास्ट और फ्यूचर को नहीं बदल सकता, क्योंकि जैसा हमने देखा इस मूवी में, बारकीपर और जॉन पास्ट में जाते हैं, जहाँ पे जॉन अपने पास्ट को बदलने की कोशिश करता है, पर ना चाहते हुए भी वो उसी का हिस्सा बन जाता है। और बारकीपर के फिजल बम्बर को मारने के बाद क्या वो बारकीपर अब फिजल बम्बर बनेगा? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जैसा हमने मूवी में देखा कि बार बार टाइम ट्रेवल करने से दिमाग पे इसका गहरा असर पड़ता है, वहीं हमें दिखाया गया कि बारकीपर की टाइम मशीन अभी डिकमीशन नहीं हुई है, यानी कि वो आगे फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करता रहेगा, जिसकी वजह से उसके दिमाग पे गहरा असर पड़ेगा, इसीलिए उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी और वो एक दिन फिजल बम्बर बनेगा। वहीं जॉन एक दिन फिर से बारकीपर बन करके फिर यहाँ तक पहुँचेगा और एक बार फिर से फिजल बम्बर को मार देगा और ये लूप इसी तरह से चलता रहेगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।